अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? एक अच्छे वीकेंड के बाद हाजिर हैं आपके लिए एक अच्छा सा शो लेकर। अच्छा जनाब, दिन का आगाज़ करते हैं आज इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए, नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं मौसम की। कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, कराची का मौसम बहुत औसम है और उसकी रीज़न ये है कि हम आपको बता रहे थे कि महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो अच्छा होने वाला है, बूंदाबांदी का इम्कान है और इससे पहले भी कई जगहों पर बूंदाबांदी देखी गई। अभी जो करंट सिचुएशन है वेदर की वो कुछ इस तरह से है कि कराची में अबरालूद मौसम, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। शहर कायद में आज भी बादलों का राज है, मौसम खुशगवार रहने की जो है वो तवक्को है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बारिश की जो है वो पेशगोई की गई है। समुद्री हवाएं जो हैं वो फाल होंगी। कराची में नमी बरकरार है, जबकि कराची का जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है। आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश भी मुतवक्के हैं। अब बादल बरसेंगे या नहीं कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन मौसम बेहतर है। कराची में जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से अलर्ट भी जारी किया है और शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई भी की है। और हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये कहेंगे कि अगर बारिश होती है और हैवी रेनफॉल होता है तो फिर आपने गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना है। अच्छा जी, अब कराची के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, तो कराची के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अहम कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया है और अब जो है उन्होंने एक ऐसी CPR मशीन जो है वो इन्वेंट की है जिससे आपकी जो दिल की धड़कन है वो डिटेक्ट भी हो सकेगी और उसको बहाल करने में जो है वो मदद भी मिलेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट टैकीकार्डिया या पैल्पिटेशन। जिन लोगों के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इंट्रोड्यूस किया है कराची के स्टूडेंट्स ने। तो जी, पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी कामयाबी, दिल की धड़कन बहाल करने की जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ़ करा दी है। अब अगर किसी को दिल का दौरा पड़े तो वो क्या करे, तो वो ये कर सकता है कि वो इस मशीन के ज़रिए जो है वो मदद ले सकता है। अब CPR सीखना होगा और जो हमारे जो ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये अहम कारनामा है। अच्छा, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा की इख्तिराही कामयाबी, दिल की धड़कन और सांस बहाल करने की अमली तरबियत जो है ये उसका मुजाहरा है और पाकिस्तानी तलबा की जो है एक तरह से नई ईजाद है। हंगामी हालात में जान बचाने के लिए जिन लोगों को भी दिल का दौरा पड़ता है, पल्पिटेशन होता है, प्रॉब्लम होता है या इंजाइनल पेन सडन आ जाता है, कोई सिचुएशन से वेयर हो जाती है, तो उसके लिए रेस्क्यू निदम के नाम से जो है इन्होंने ये ट्रेनिंग मशीन मुतारिफ़ करा दी है। अच्छा जी, अब इन्होंने ये ट्रेनिंग मशीन मुतारिफ़ करा दी है एंड दैट्स रियली गुड। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हेयर फॉल इस मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा है। उसके लिए एक छोटी सी और बेहतर बड़ी ज़बरदस्त सी टिप ये है कि आपने जो है वो अनियन लेनी है, उसको कट करना है और उसका रस लेकर जो है वो अपने स्कैल्प पर लगाना है। तो जब आप वहाँ पर स्कैल्प पर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 2-3 मिनट बाद जो है वो आपको लगेगा कि जी स्कैल्प के ऊपर वो जम गया है, वो प्रॉपर जो है वहाँ पर मौजूद है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से अनियन को कट करके, उसको चॉप करके, उसका जो रस है वो निकाल के लगा लेना है और फिर उसके बाद आपने जब लगे कि नहीं इट्स ऑलमोस्ट डन ऑन द स्कैल्प, तो फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद आपने सर धो लेना है। तो उससे ये होगा कि जो आपको हेयर फॉल होता है वो नहीं होगा और आपके बाल जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे। चलिए जी, ये एक टिप बालों के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से। अब यूजुअली ये हो रहा होता है कि जब आप 9th और मैट्रिक में आते हैं तो वो आपका अहम पार्ट होता है, वो आपका एजुकेशन का अहम पार्ट होता है, वो आपके थ्रू आउट लाइफ को बताता है कि आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी। अगर आप जो है वो साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आपने जो है कंप्यूटर्स लिया हुआ है या आप क्रिएटिव माइंड है, तो आप उसी तरीके से अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप अपनी करियर मेकिंग करते हैं। लेकिन जब कोई भी स्टूडेंट मैट्रिक में हो तो उसको करियर मेकिंग के लिए चाहे वो इंटर हो या यूनिवर्सिटी लेवल तक किस तरीके से गो थ्रू करना चाहिए, क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए और उसको पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए जो है फरीन लोधी हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीन, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फरीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो करियर मेकिंग है ये आसान तो नहीं होती है, लेकिन इसमें अगर गाइडेंस अच्छी मिल जाए, आपको शुरू से ही अच्छे टीचर्स, अच्छी फैमिली और अच्छा कहना चाहिए एनवायरनमेंट मिल जाए, पढ़ने वाला एनवायरनमेंट मिल जाए, तो आपको पता चल जाता है कि आपने अपने लाइफ में कौन से करियर को चूज़ करना है।
एग्जैक्टली आपने करना क्या है। तो इस हवाले से बताइए कि इनिशियली एक मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो किस तरह से इनिशिएट करेगा और आगे तक जाए इंटर के लिए, फिर आगे परस्यू करे अपना करियर। जी अच्छा, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह हम लोग भी जब अपनी स्टडीज करते थे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था कि जो हमारी फैमिली कर रही है, जो घर में सब लोग कर रहे हैं, या जो हमारे बड़ों ने करी है डिग्री प्रोग्राम, उसी तरफ हम जाए। हमें आगे सोचने की कोई हमारे पास वे नहीं होती थी कि हमें पता हो कि हम क्या करें। लेकिन आजकल का वक्त ऐसा है कि जब बच्चा अपना 9th मैट्रिक स्टार्ट करता है तो वो टेक्नोलॉजी में इतना गिरा हुआ है, तो उसको ये सारी चीजें नजर आ रही होती हैं, कौन कौन सी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई हैं। मतलब आप समझ लें कि एजुकेशन फील्ड में, मार्केट में कौन कौन सी चीजें आ गई हैं जिसकी तरफ से जा सकता हूँ, लेकिन उनको कोई राइट पैथ पे नहीं मिलता। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जो है वो फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, मतलब एक जनरल ग्रुप से जो है वो मैट्रिक कर रहा है और अच्छे नंबरों से कर रहा है, लेकिन आगे जाके वो जो है आईसीएस में जाना चाहता है, या फिर वो अगर आगे जाके फाइन आर्ट्स में चूज करना चाहता है, तो उसमें भी नंबर्स और फील्ड्स हैं। मतलब हम क्या करते हैं, कोई एक ही फील्ड चूज करके बैठ जाते हैं, जो हमें पता होता है फिर से वही ले लेते हैं। हमारे पास जो ना 2-3-4 ऑप्शन ऐसे हैं कि हम देखिए, कभी इस तरह होता था कि हम जो ना हमारे मतलब इदारों तक जाना और ना लोगों को रीच करना बहुत मुश्किल था कि अपना टाइम निकालें उन तक पहुंचे। आजकल जो है जिस तरह हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अपने स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, ये सोशल गैजेट्स हैं हमारे पास, इन चीजों को यूज करते हुए हम ना कि अपना वक्त जाया करें, बल्कि हम ये देखें कि जो जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो सबक पता है क्या होता है, हम अपने ना नोट्स नहीं लेते। हमारे बच्चों को ना हम ये हैबिट क्रिएट करते हैं कि बेटा आपका जिसमें इंटरेस्ट है ना, आप उसकी जो ना आदत को जो ना अपने ऊपर जो ना मतलब एक नोट डाउन करो। आप देखो कि आपको बस क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इंटरेस्ट ड्राइंग में, एक बच्चा है उसका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, लेकिन वो साइंस का स्टूडेंट है, वो माँ बाप के प्रेशर से जो है वो साइंस तो पढ़ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ अपना माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, ना कि वो मगब रट्टा वो सारी चीजें लेके चलना चाहता है। तो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रखें कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोग्राम ही जो है वो आगे फ्यूचर के लिए जो है वो यूजफुल नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डिग्री राइट, स्किल बेस्ड, आजकल पता है जो वक्त है, जो चीजें हैं वो स्किल बेस्ड है। सबसे पहले 2 चीजें हैं, इंग्लिश कम्युनिटी और एक आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी स्किल्स। अगर आप इस पे हासिल करते हैं ड्यूरिंग द मैट्रिक, आप 9 मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, लेकिन अपनी स्टडीज के साथ साथ जो आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं उनके अलावा आप इन चीजों पे कमांड हासिल करते हैं, तो नेक्स्ट में जब आप इंटर की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी फील्ड चूज करने में खुद ब खुद आसानी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे अंदर एक डर होता है ना, खौफ होता है कि हम लेना तो कंप्यूटर साइंस चाह रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं एडमिशन देखा है तो हमें पता है कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक ही फील्ड है, लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम है हम सॉफ्टवेयर की तरफ भी जा सकते हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ भी, हम आईटी की दूसरी स्किल्स की तरफ भी जा सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग ले लूं, तो प्री इंजीनियरिंग इज नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ प्री इंजीनियरिंग करके जो है पीछे हट जाऊं, उसके आगे बहुत सारी फील्ड हैं, नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं, हेल्थ केयर की तरफ जा सकते हैं, ये सारी स्टूडेंट को ना हमारी मालूम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, और इसमें अगर ग्रेजुअली स्लोली ये खुद अपनी ब्रेन बिल्डिंग करते हैं, खुद पता करना शुरू करते हैं। फरहीन, बहुत सारा किरदार जो है वो अवेयरनेस भी अदा करती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर अवेयरनेस नहीं है तो आप लॉस्ट होते हैं, आपको पता नहीं होता कि जी ठीक है आगे आपने क्या करना है, आगे आपने किस तरीके से अपना करियर चूज़ करना है। अब जिस तरह से आपने स्टेप टू स्टेप चीज़ें बताई हैं, अगर ये तमाम तर चीज़ें स्टूडेंट्स के जहन में हों तो वो उसी जो है वो करियर को परसू करेंगे, उसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। आप नॉर्मली अगर स्टूडेंट से पूछें तो उनकी फैमिली उनको डॉक्टर बनाना चाहती है, वो कुछ और करना चाहते हैं, या किसी की फैमिली कहती है नहीं हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो तो इंजीनियर बने, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो तो कहता नहीं जी मुझे तो सीएस लेनी है, या फिर मैंने एआई में, क्योंकि आजकल एआई जो है अगर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तो एआई जो है उसके लिए भी हाईएस्ट परसेंटेज जो है वो रिक्वायर होती है। तो अब करियर चूज करना, करियर मेकिंग, जी फरहीन, फ्यूचर में जो है वो एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी फ्यूचर में एआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी रीज़न ये है कि इसके कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि अब लोगों को सीखने पड़ेंगे, और इसके हवाले से पूरी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अब सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स को लोग चूज़ करते हैं, परसेंटेज वाइज जो है एडमिशन होना शुरू हो गए हैं। अब जब हम बात करते हैं करियर मेकिंग की, जी इंटरेस्ट ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज में है, बल्कि अगर हम देखें तो हम इस चीज के थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में हमारे तमाम शहरों हमारे पास जो है नीट बेस पे भी बहुत अच्छे ऐसे इदारे मौजूद हैं जो उन लोगों को भी ये सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज ना सुबह मैं आपसे करना चाहूंगी आपके प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि डिग्री प्रोग्राम के साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, उन्होंने बच्चों ने ना अपने पेरेंट्स को भी कंफ्यूज कर दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे
जो बहुत अच्छे वे में जो ना ओ लेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट ओ लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छी फील्ड है कि हाँ आपका खुद का एक पैर है, आपका लेके आप आगे की तरफ जाते हैं तो एक बहुत स्मूथ वे में जाते हैं। जी जी। बच्चे क्या करते हैं अब से जो है ना, बच्चे अपने डर से जीत नहीं पाते हैं, बल्कि डर में जीते हुए ना माँ बाप को भी कंफ्यूज कर देते हैं। वो बीच में ओ लेवल भी छोड़ देते हैं, सर्टिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, फिर वो सर्टिफिकेशन मुश्किल लगती है, फिर उसको भी छोड़ देते हैं, फिर किसी और चीज की तरफ चले जाते हैं। मतलब अगर ये ट्रैक को हम बार बार डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार तोड़ेंगे, जी हम तो किसी ट्रैक पे पहुंचे। तो इसके लिए ये सबसे अच्छा हाँ फरीन, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, आई रियली अप्रिशिएट इट। उसकी रीज़न ये है कि आपने कहा कि कुछ लोग फिर ओ लेवल्स कर रहे होते हैं, उसको स्किप कर देते हैं एंड फिर वो दूसरे एजुकेशन की तरफ जाते हैं और वो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है और उसको भी स्किप कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब शुरू से ही हम अपने बच्चों को, शुरू से ही स्टूडेंट्स को ये बताया जाएगा कि भाई जिस तरह से हमें बताया गया, हमारे पेरेंट्स ने बताया कि भाई आपने अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो उसका रट्टा नहीं लगाना है, आपने उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। आपने पहले एक अगर आपका चैप्टर है, यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली, उसके बाद उसको रीड करने के बाद आपने खुद अपनी ब्रेन बिल्डिंग करनी है और उससे आपने बहुत सारे एस्पेक्ट निकालने हैं। अब ओ लेवल इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, इज़ ऑल अबाउट क्राइटेरिया ऑफ दैट सब्जेक्ट, द सर्टन सब्जेक्ट, कि आप उस पर क्या सोचते हैं, आप अपने पास से उसको लिखिए एंड ऑल। बट जो हमारा दूसरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टम ना कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो इस हवाले से पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगी कि उनको बच्चों को किस ट्रैक पर डालना चाहिए, कौन सी फील्ड जो है वो चूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर थॉट्स, कि वो किस चीज़ में बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है या किसी को लगता है कि वो थॉट प्रेजेंट करता है तो ओ लेवल्स उसके लिए ठीक है, या व्हाट डू यू से? अच्छा, सब पेरेंट्स के लिए ना मैं सबसे पहले एक एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज जो चीजें आपकी बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज और जो थोड़ी सी कमी मौजूद है वो सिर्फ आपको पता है। सबसे पहले टीचर को, बाहर एनवायरनमेंट में लोगों को या दुनिया को बाद में पता लगती है। सबसे पहले आप चीज को ओवरकम करवाएं अपने बच्चों से। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा केमिस्ट्री नहीं लेना चाहता, उसको समझ ही नहीं आती केमिस्ट्री, लेकिन पेरेंट्स ने उसको बोला कि आपने साइंस ही लेनी है, आपने आगे भी प्री इंजीनियरिंग लेनी है, उसमें भी केमिस्ट्री मौजूद है, यार आप वो सब्जेक्ट कर दें। आप उसकी जगह बच्चे को ये बताएं कि कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ केमिस्ट्री लें या मेन सब्जेक्ट की तरफ ही जाएं। आपका अपना माइंडसेट कहता है, आप उस माइंडसेट की तरफ जाएं, लेकिन ये बात भी दिमाग में रखें कि मैंने उस सब्जेक्ट को जो है, मेरी होप खत्म नहीं हुई, मैंने इम्प्रूव करना है, यानी कि मैंने बिल्कुल छोड़ देना है। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंट डेवलप करेंगे, तब जाके बच्चों के अंदर ऑटोमेटिकली दूसरी चीजें देखने के लिए ना, वो उनको कहते हैं ना, जो चीजें हाइड हुई हुई है, जो डर की वजह से नजर, उनको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और सेकंड थिंग इज दैट, आज मैं बच्चों को आपके प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज देना चाहूंगी, वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक हैं लेकिन जो ना अपने उनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे आगे क्या करना है, दोस्त कहता है या मैं की तरफ जा रहा हूँ, मैं वहां चल जाता हूँ, कोई कहता है कि यार मैं तो एक ना सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, उसमें ड्यूल क्वालिफिकेशन है, ड्यूल क्वालिफिकेशन है, लेकिन हो सकता है CSS या CMA जो है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो यार प्लीज आप लोग एक काम करें, आप लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, अब तो वो तरीका है कि हमारे पास जो है व्हाट्सएप चैटबॉट्स मौजूद है, आप एक मैसेज करेंगे, वहाँ पूरा प्रोस्पेक्ट, आपको शेड्यूल, आपकी आउटलाइन, तमाम चीजें पता लग जाएंगी। आप उसको पढ़ें, आप उसको रीड करें, आप अपने नोट्स बनाएं, आप देखें कि इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, तो ये चीज नजर आ रही है, तो नेक्स्ट में जो है मैं जाके यही चीज देखूंगा, लेकिन साइड में अपना प्लान बी भी रखें। मे बी पॉसिबल आप वो ना करते हैं, तो सेकंड थिंग इज दैट कि आप प्लान बी आपके पास मौजूद होगा, तो आपका कम से कम टाइम वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ से आप अवेयरनेस ले सकते हैं। अच्छा फरीन, बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं वहाँ ये भी होता है कि वो प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं बच्चा इंजीनियर ही बने, नहीं हम तो चाहते हैं हमारी बेटी डॉक्टर ही बने। तो ये जो प्रेशर होता है, ये सर्टन काइंड ऑफ प्रेशर अब भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अब मौजूद नहीं हैं। लेकिन अब ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं चलें ठीक है जी, जो करना है वो कर लें, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि वो जो रेग्रेट है ना, वो भी बच्चों के जहनों में होता है, वो तमाम तर जो थॉट्स होते हैं वो भी बच्चों के जहनों में होते हैं, स्टूडेंट्स के जहन में होती है ये चीज़। तो कितना ज़रूरी है कि अगर किसी का बच्चा CS करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि नहीं ठीक है वो आर्ट्स की फील्ड में आ जाए और वो CSS की तरफ चला जाए, या अगर कोई चाहता है कि वो कोई और फील्ड सेलेक्ट करे, तो फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी है और फैमिली को किस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो सपोर्ट देनी चाहिए थ्रू आउट स्कूलिंग, थ्रू आउट मैट्रिक, इंटर, फिर उसके बाद जब उनका करियर आगे परसू होता है यूनिवर्सिटीज़ तक। सब आपकी बात से ना मुझे वो क्रिकेट का एक छोटा सा गाना, एक वो टून याद आ रही है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ, तो कह रहे बिल्कुल, बिल्कुल।
बच्चों को यही बताना चाहिए कि बेटा तुम आप ना अगर फेल भी हो जाओ तो भी हमें आपसे प्यार है, आप इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पेरेंट्स को दिखाना है, ये नंबर लेके आने हैं। हाँ। लेकिन इसी वजह से आप देखिए हमारी बच्चों में छोटी सी उम्र में एंग्जायटी, डिप्रेशन, बहुत सारी जगहों पे सुसाइड और दूसरी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से हैं कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती। हाँ। उनको पेरेंट्स नहीं गाइड करते, उनको पेरेंट्स ये नहीं बताते कि बेटा ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये कर लो। हाँ। तुम कुछ भी करो, वो तो हमारे लिए फ़ख्र ना करोगे तो वही सब कुछ जो हमारे लिए फ़ख्र है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही है। साथ देना चाहिए पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स का, बच्चों का साथ देना चाहिए और आगे बढ़कर जो है उनके हर फैसले में गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है। आप किसी के कंफर्ट जोन को मेजर नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि कौन किस तरीके से कंफर्टेबल है, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने मैदान में जाके एग्ज़ाम्स देने हैं, जिन्होंने दुनिया को फेस करना है, जिनको आप देखें कि ये मुस्तकबिल के मेमार हैं। अगर उनको आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि वाकई ब्रिलियंट हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनको कहते नहीं तुम ये नहीं करो ये करो, तो उससे उनकी काबिलियत जो है बहुत ज़्यादा, इससे उससे उनकी पर्सनैलिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फरीन फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और पेरेंट्स के लिए भी बस यही है कि अपने बच्चों को वो जो चाहते हैं करने दें इन पॉजिटिव वे। ज़रूर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, नज़र रखें, उनका साथ दें, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो ज़रूर ये देखें कि उनकी जो क्रिएटिविटी है या उनका इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हमारे कौन कौन से ड्रामाज में क्या कुछ है, एक्टिंग कैसी हो रही है, स्टोरी क्या है, इसके अलावा जो स्क्रीन प्ले है, राइटिंग है, उसमें क्या कुछ हो रहा है। तो जहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग ड्रामाज हैं जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, और अभी रिसेंट जो ड्रामा शुरू है आपकी इज़्ज़त, जिसने तहलका मचा दिया है, उस हवाले से भी बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ हैं। लेकिन आज हम दो बड़े ज़बरदस्त और अहम ड्रामा सीरियल्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं। एक है भंवर और दूसरा है जी एक और मोहब्बत। अच्छा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं नौशीन खान, एंकर पर्सन भी हैं और ड्रामा क्रिटिक भी हैं, और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी भी हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नौशीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल ऑफ योर व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपका दिन कैसा गुजरा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल फाइन हियर। अच्छा नौशीन, बात करते हैं कि हमारी जो ड्रामा सीरियल्स हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं, और सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा ही अगर आप देखें तो रिव्यूज़, व्यूज़, रेटिंग्स एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे एक्टर्स को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। वहीं पर ड्रामा सीरियल है एक और मोहब्बत, उसके हवाले से बताइए कि क्या कुछ हो रहा है इस ड्रामे में, स्टोरी आप कैसे देख रही हैं, एक्टिंग कैसे देख रही हैं, और ओवरऑल जो माया की जो एक्सप्रेशंस हैं, ओवरऑल जो उनके पॉजेज़ हैं, उस हवाले से भी लोग बहुत बात कर रहे हैं, ये बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एक और मोहब्बत आप तकरीबन उसकी 14-15 किस्तें तो हो चुकी हैं जी। हमारे यहाँ होता ये है कि बहुत सारी सीरियल्स, आप ज़ाहिर है इतने चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के, तो हर एक पर ड्रामास जो है वो कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं, लेकिन कम इतने सारे, अगर कोई समझ लीजिए कि 200 ड्रामे आ रहे हैं तो उनमें से कुछ 4-5 का ऊपर उठकर आना इस बात को शो करता है कि कंटेंट में कितना दम है। और अब व्यूअर्स इतना कुछ एट द सेम टाइम देख रहे हैं, इंटरनेशनली, नेशनली, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी उनके पास चॉइसेस इतनी हैं कि जब उनको अच्छा कंटेंट मिलता है ना, तो वो आप उसको जिसे कहते हैं ना कि उनको डिस्टिंग्विश करना आ गया है कि अच्छा कंटेंट कौन सा है और बुरा कंटेंट कौन सा है। एक और मोहब्बत एक ऐसा ड्रामा है जिसे पसंद इसलिए किया जा रहा है कि इसके अंदर वो आपकी रिवायती जो मौज़ूआत होते हैं ना, जो अक्सर अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामों में एक औरत है डैमसेल इन डिस्ट्रेस, ज़्यादातर एक तो इस तरह का दिखाया जाता है कि खवातीन बड़ी रो रही हैं, पीट रही हैं, वो हो रहा है, या फिर एक आदमी दो औरतें एक आदमी, इस टाइप के बिल्कुल कोई ट्रायंगल टाइप की चीजें दिखाते हैं। जी बिल्कुल, तो वो जो एक रन ऑफ द मिल स्टाफ है ना, उसको आप व्यूअर्स को पता है कि उनको डिस्टिंग्विश कैसे करना अच्छे कंटेंट से। एक और मोहब्बत पे आ जाते हैं। कहानी बहुत मजबूत है, कहानी है, अगर आप देखिए तो उसकी जो अंडरलाइन एक चीज है वो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी है कि खवातीन जो हैं
क्योंकि कैरेक्टर जो दिखाया गया है माया अली का, शी इज एन असिस्टेंट कमिश्नर, जी तो ठीक है, जाहिर है बहुत मेहनत करके हाँ। सीसेस करके उसके बाद जो है वो आप पहुंचते हैं सोहदे तक। साथ ही जो उनके मुकाबिल जो मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं अहद रजा मीर, जी उनको एक एंकर पर्सन ही दिखाया गया है और वो प्राइम टाइम का शो करते हैं। सही तो सहाफत बामुकाबला ब्यूरोक्रेसी एक बड़ा आइडियल जो है वो जिसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन जी, रहा जी। है पाकिस्तान में तो जी बहुत ज्यादा। जी तो इन्हीं दो किरदारों को लेकर जो है वो ड्रामे पे बात हो रही है, फिर उनकी अपनी पर्सनल ट्रॉमास, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। सही अच्छा, सबसे पहले अगर आपने बात की कि कहानी मैं जिस तरह डिस्कस कर रही हूँ, फायजा इफ्तिखार जो हैं वो इसके राइटर हैं, और फारूक रिंद जो एक इंतहाई मंझे हुए और सीजन्ड डायरेक्टर हैं। फारूक रिंद जो है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ विजुअली अगर मैं कहूँ डायरेक्शन की अगर बात हो रही है तो मैं डीओपी का भी जरूर कहना Sure, चाहूंगी। तो sure, विजुअली sure. बहुत प्लीजिंग है, बहुत प्लीजिंग है। आपको इस्लामाबाद के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हाँ, हैं हाँ. और शायद मरी के आसपास जो है जो घर अहद रज़ा मीर का दिखाया गया है, आसपास नहीं, हाँ. यकीनन मरी के इलाके में ही जो है वो शूट किया गया है। तो विजुअली इट्स वेरी प्लीजिंग। अच्छा, अब आ जाते हैं दोबारा कहानी की तरफ। कहानी में माया को दिखाया गया है कि शी इज अ डिवोर्सी और उनकी एक बच्ची भी है, बहुत प्यारी सी बच्ची है जिसने उनकी बेटी का रोल किया है, परी का। तो एक ऐसी औरत जो कि एक उनकी जो शादी पहले दिखाई गई है वो एक बहुत ही अब्यूसिव मैरिज है। अच्छा, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो पहले ना बड़े दूसरे तरीके से डिस्कस किए जाते थे हमारे ड्रामों में। इस ड्रामे की सबसे फ्रेशनेस जो एक फ्रेश मुझे लगी बात वो ये थी कि टैबू मौजूआ कि एक डिवोर्सी औरत जो कि दोबारा रीबिल्ड कर रही है अपनी लाइफ को, उसको रीबिल्ड करता हुआ दिखाया गया और उसने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया है। उसको ये नहीं दिखाया गया कि अब वो रो रही है, फिर वो माँ बाप के घर आ गई है और फिर वो बहुत ज्यादा परेशान है और फिर उसके पास शादी ही होनी, इसी तरह की नहीं। वो अपना करियर चुन रही है, वो अपने आप को रीबिल्ड करके एक असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे तक पहुंची है। ये चीज बहुत डिफरेंट है जो कि होती नहीं है। हाँ, होती नहीं है। और यूजुअली एक मजबूत औरत दिखाया उसको, और जिस तरीके से वो एक्टिंग में भी आहत से सवाल कर रही होती है, या वो जो उनकी आपस की जो केमिस्ट्री है वो भी बड़ी स्ट्रांग दिखाई है। वो किरदार में ऐसा लगता है जैसे माया अली जो है वो बिल्कुल ढल गई है, यानी ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कि आप अब ये एक्टिंग में जी माया अब उन एक्ट्रेसेस में शुमार हो रहा है उनका, माशाल्लाह उनको 14 साल 15 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। शी बहुत ही यंग एज से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। तो अब ये आफ्टर 14-15 इयर्स जो उन्होंने गुजार लिए इंडस्ट्री में, अब वो अब उस जगह पर हैं जहां वो अपने रोल्स को खुद चुन सकती हैं, नंबर 1। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस तरह के रोल्स ले रही हैं एक के बाद एक, अगर हम उनके देखें, जिसमें वो एक मजबूत किरदार की और मजबूत उनका जो है ना वो विमेन सेंटर्ड एक्टिंग मार्जिन जिस पे ज्यादा हो ना, वो कैरेक्टर वो चूज भी कर रही है और उनको ऑफर भी उसी तरह के कैरेक्टर्स जो है ना वो हो रहे हैं कि थोड़ा सा मैच्योर भी, और वो किस तरह से फिर उसको हैंडल कर रही है। वो ये बहुत उनकी, मैं कहती हूँ कि सेंसिबल अप्रोच है कि उन्होंने अब एक ऐसी औरत का जो कि एक बच्ची की माँ भी है, वरना हीरोइंस कहती बस वो हीरोइंस ही रहेंगी। बिल्कुल, ये बाकी ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रही है। इट्स जस्ट लाइक सनम की, अभी जैसे रिसेंट जो सनम का एक ड्रामा आया था उसमें दिखाया था कि जो उनके 3-4 बच्चे हैं और वो कैरेक्टर भी उन्होंने की हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज है ना कि अपनी एज के अप्रोप्रिएट या उससे थोड़ा सा बड़ा भी अगर आप रोल ले रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह सनम ने किया, तो ये बहुत ही, मैं कहती हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी होता है, खवातीन जो है वो एक चाहती है कि वो उस तरह की चीजें ना करें। तो ये मैं अप्रिशिएट करूंगी माया को। और माया इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड वो सजल हुई माया हुई, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। अपनी आंखों से एक्सप्रेशंस देना और अदाकारी करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये उन्होंने इट सीम्स दैट शी हैज मास्टर्ड दैट क्राफ्ट ना। तो वो मैं उनको बहुत, लेकिन उसके साथ साथ मैं सपोर्टिव एक्टर्स की भी बात करना चाहूंगी। सारे बहुत सीजन हैं जिन्होंने आहत के पेरेंट्स का रोल किया है। नूरुल हसन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दूसरी जानिब यूसुफ बेग मिर्जा हैं, समिया खान है। ये सारे वो लोग हैं जो अरसे से मतलब 3 दिहाइयों से काम कर रहे हैं। उनके काम के बारे में कुछ भी कहना जो है वो मतलब सूरज को चराग दिखाने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं आना चाहूंगी अहद रजा मीर के कैरेक्टर के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं बस वही आपसे कहने लगी थी कि मुझे ना नौशीन ये बताया अहद रजा मीर का कैरेक्टर इसमें आपको कैसा लग रहा है? उनकी एक्टिंग जाहिर है अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कितनी जानदार है? क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी के अंदर भी इसी तरह से है कि माया वर्सेस अहद रजा मीर,
और स्टोरी के बाहर भी लोग इसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं कि नहीं जी, ये देखते हैं कि दोनों का बॉन्ड इन्होंने किस तरीके से ऑन स्क्रीन बनाया हुआ है, ये केमिस्ट्री कैसी है। जी अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अहद जो कि हारून मलिक का रोल प्ले कर रहे हैं, अहद एक एंकर पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं, बीइंग अ फॉर्मर एंकर पर्सन एंड न्यूज एंकर पर्सन एंड न्यूज प्रोग्राम होस्ट। मैं 6 साल तक जो है लाइव प्रोग्राम करती रही हूँ, जिस तरह अभी आप कर रही हैं। जी जी, माशाल्लाह। तो और प्राइम टाइम का करती रही हूँ, तो मुझे एज अ न्यूज एंकर भी शदीद एतराज है कि जो एक अहद की ओवरऑल एक जो दिखाया गया, देखिए हैप्पी गो लकी होना एक बिल्कुल अलग बात है, ठीक है ना, वो आप हैं कि आप यू आर इजी ऑन थिंग्स एंड ऑल दैट, बट मैंने किसी प्रोग्राम, जो अब मैं अगर नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त, खवातीन भी और हजरात भी, I can understand your situation। इंतहाई बड़े नाम हैं, और मैं अगर उनमें से किसी को भी इस वक्त, यानी एंकरिंग की दुनिया में प्रोग्राम एंकर्स मतलब दे आर हैवी वेट्स, ठीक है, तो मैं अगर उनमें से किसी को भी इस वक्त, चाहे वो खातून है या हजरत है, मैं अपनी इमेजिन करूँ ना, उनमें से किसी का भी ये जो हद के बहुत ज्यादा यूं वाले एक्सप्रेशंस हैं ऐसे, उनका ओवरऑल, और सबसे बढ़कर मैं एक न्यूज एंकर भी हूँ और प्रोग्राम एंकर भी हूँ। ये जो होता है ना, मैं नाम भूल गया आपका, आई एम सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट लाइक एनीथिंग, मैं ऑफ स्क्रीन हूँ या ऑन स्क्रीन हूँ। जब बात होती है ना कि मेरे सामने अगर मैंने किसी को से मेरी डीलिंग चल रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसका नाम भूल जाऊं, ठीक है, बिल्कुल। और मैं मतलब मुझे प्रोग्राम करना है, अगर मैं 6 बजे ऑन एयर होना है और या 8 बजे भी होना है, तो ठीक है, बहुत रात तक पढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मोस्ट ऑफ देम, फिर अगेन मैं बात करूंगी 3 बहुत एंकर, बड़े एंकर्स की, अगर मैं खातून भी और हजरात भी, तो यस दे डू रीड अप टिल लेट एट नाइट फॉर देयर शो, जब वो आया करते थे ऑन स्क्रीन भी और अब भी। बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप अगर उनको देखें तो आप कहें कि वो बड़े सो रहे हैं, वो दोपहर में 3 बजे, अरे ये क्या हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। तो ये चीजें जो है, ये थोड़ी सी राइटर को मेरा ख्याल है कि एंकर उसके अंदर जो फ्लॉज है, वो जिस तरीके से उनको हैप्पी गो लकी दिखाया हुआ है ना, हर बात के लिए यू नो ही इज वेरी इजी, हर बात के लिए ही इज वेरी इजी, थोड़ा सा उनके अंदर एक एटीट्यूड बिल्ड करने की जरूरत है, और उनको ये प्रैक्टिस करते हुए दिखाना चाहिए कि अगर एक न्यूज एंकर है तो वो न्यूज एंकरिंग से पहले उसको पता है कि यार ठीक है, मेरे पास सारी खबरें रन डाउन में मौजूद हैं, मुझे प्रॉम्प्टर पर सारी खबर मिल रही है, मैं देखकर प्रॉम्प्टर से सारी चीजें गो थ्रू कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे देख लेना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है खबर का। बिल्कुल, न्यूज एंकर भी अगर आप हैं तो आपको याद है, आप अगर खुद रही हैं तो आपको पता होगा कि आपको जरूर कहा जाता है कि एक दफा गो थ्रू कीजिए रन डाउन। बिल्कुल, और पर्सनली मेरी तो ये आदत रही है, मतलब पर्सनली मेरी तो ये आदत रहती थी कि जब डाउन रेडी हो गया तो मैं तो वहां पर न्यूज रूम में जाके बैठी होती थी, और हम वहां पर डिस्कस करते थे, और बहुत सारे पैकेजेस में हेल्प भी करते थे, और बहुत सारी चीजें हम खुद भी करके देते थे। हेडलाइंस हो गई, सीजीज हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हम भाग के न्यूज रूम में जाके बताते थे कि भाई ये चीज चेंज कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, और यहाँ से आएंगे, इधर से जो है वो इंट्रो कर लेते हैं। तो एंकर्स का पार्टिसिपेशन, चाहे न्यूज हो या प्रोग्राम हो, बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह उसको दिखाया जा रहा है ना न्यूज रूम में घूमता हुआ, तो वो सिर्फ घूमने के लिए नहीं है, इंटरेक्शन आपके एडिटर्स के साथ, सब एडिटर्स के साथ रहता है। बिल्कुल, मतलब जो है ना, आप अदाकार नहीं है, आप मॉडल नहीं है, आप न्यूज, आप सहाफी हैं, सबसे पहले आप सहाफी हैं। बिल्कुल, ये चीज दिखानी चाहिए उसमें, स्क्रीन पर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है नौशीन, ये चीज दिखानी चाहिए। और स्पेशली आप नोटिस करें कि बात की गई है 8 से 9 के प्राइम टाइम एंकर की। हो नहीं सकता कि 8 से 9 का प्राइम टाइम एंकर हो और उसका ये एटीट्यूड हो, तो मुझे इस चीज से बड़ा इख्तिलाफ हुआ। 9 PM के लिए तो 7 बजे हेडलाइंस के लिए आप बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आप 8 बजे तक बैठे हुए होते हैं। 7 PM की हेडलाइंस के लिए तो बैठ ही रहे हैं आप, लेकिन जैसे मैं तो न्यूज के बीच में अपना प्रोग्राम कर रही होती थी, मैं स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर रही होती। हाँ, हमारे साथ भी ऐसे होता था कि सडन ट्रांसमिशन कट हो जाती है एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा ये होता है, हाँ थोड़ा सा ये होता है कि इस चीज में आपको वही दिखाना चाहिए जो एक्चुअल में है, जो वाकई एंकर्स मेहनत करते हैं, जिनका इंटरेक्शन, जिनका कम्युनिकेशन अपने डेस्क के साथ में होता है, जो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है कि जी कैसे करना है, क्या करना है, अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं। हाँ, और वो बहुत ज्यादा
माना जाता है, समझा जाता है, उनकी बात रखी जाती है कि हाँ मैं कह बात रही ये है ना थोड़ा आप जरूर दिखाएं। हाँ आप उनको इजी गोइंग ऑन डिफरेंट लाइफ इवेंट्स आप जरूर दिखाएं। जिस तरह के कि इसमें कोई अच्छी बात थोड़ा सा स्ट्रेस में उनको इस तरह से दिखा दें कि जी ठीक है आज पता नहीं क्या हो गया, ये ब्रेकिंग आने वाली है और यू नो आई वांट टू डू दैट, आई एम बिजी, मैं मतलब मैं बहुत बिजी हूँ। वो माया को ये कह सकते हैं ना कि नहीं आज मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, यू नो आज मैंने एक खबर पढ़ी और उसका इम्पैक्ट मुझ पर ये हुआ है, यू नो अब मेरा बिल्कुल भी नहीं है। वो चूंकि उनके पर्सनल उसकी लाइफ के ऊपर जरा ज्यादा ज़ाहिर है फोकस आ रहा है, कमिंग बैक ऑन टू द ड्रामा, तो वो उस चीज को उनकी हालांकि ये देखा जाए तो प्रोफेशन जो है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्ले, ठीक है ना। There are two professions which are integral part of the play, तो वो उसमें आपको प्रोफेशनल जो एक संजीदगी है वो नजर आनी चाहिए, तो जो कि नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो चीज मुझे अच्छी लगी वो ये भी थी कि जिस तरह से अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर रहे हैं और ये बात बताना कि भाई एक खातून है जो कि डिवोर्सी है, उनसे के साथ शादी की जा रही है, तो उस चीज को बहुत आराम से डिलीवर करना, वरना वो जो एक धन धड़ाधड़ के साथ मेरा बेटा कमा रहा है, उसकी शादी तलाक याफ्ता और ये सारी जो चीजें होती थी वो बहुत नॉर्मल चीज है, मतलब यानी कि बड़े नॉर्मल तरीके से उसको दिखाया जा रहा है। टैबू चीज को अब आप ये बता रहे हैं कि ये कोई ऐसी खौफनाक खतरनाक चीज नहीं हो गई है। और उनके जो वालिद हैं उनका भी रद्द-ए-अमल ये था कि ठीक है, she was divorced but she's not married to anyone now और she's single, तो और उसकी बच्ची भी है, तो इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से दिखाया गया। अच्छा, माया का अपने पेरेंट्स के साथ जो है एक जिसे कहते हैं अंडरलाइन जो एक दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है कि किस तरह उनके पेरेंट्स के साथ उनकी एक थोड़ी सी खिंचाव वाली कैफियत है, तो वो उस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि भाई किस तरह से ये सारी चीजें, चूंकि जो पहले शौहर थे उनके साथ उनका क्या वो रहा, मारपीट होती रही, वो ट्रॉमा वो लेके चल रही हैं। तो जो अंडरलाइन उसमें जो बहुत सारे करंट्स है ना इस प्ले के अंदर, दैट दे आर वेरी आई मीन एंगेजिंग एज टू मी एज अ व्यूअर। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक पैकेज होता है ना, जिसे कहा जाए कि ड्रामा एज अ पैकेज, तो एज अ पैकेज दिस ड्रामा यू नो इज सो एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कि मुझे लगता है कि अगर मैं मार्किंग मतलब कहते हैं ना कि आप 10 आउट ऑफ 10 कहते हैं, आप 1 to 10 के स्केल के ऊपर आप क्या कहते हैं, तो मैं इसको 9 out of 10। राइट, थैंक यू वेरी मच नौशीन फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई और ड्रामास के हवाले से बड़ा क्रिटिकली उन्होंने जज किया। बात ये होती है कि जिस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे होते हैं उसमें आपने ढलना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो लॉयर्स की लाइफ क्या होती है एंड ऑल दैट। अगर आप किसी जो है वो जर्नलिस्ट की लाइफ प्ले कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। न्यूज़ एंकरिंग के हवाले से अगर आप किसी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूज़ एंकर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके क्या मसाइल होते हैं, उसका स्ट्रेस क्या होता है या उसकी लाइफ कैसी होती है। प्रोग्राम एंकर्स के साथ में किस तरीके से जो है वो उनके कैरेक्टर में ढला जा सकता है। या आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, अगर आप डॉक्टर का किरदार भी निभा रहे हैं तो ज़रूर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं कि डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं, 72 आवर्स की उनकी जॉब्स होती हैं, मतलब वो सोए नहीं हैं, ओटी से निकल रहे हैं बाहर, फिर एक और उनको जो है कोई इमरजेंसी आ गई है एंड ऑल दैट। तो जो स्ट्रेसेस होते हैं वो ज़रूर दिखाएं और वो फील करने की कोशिश करें। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इन लोगों के साथ बैठें उठें जिनके आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें ज़रूर आएंगी, आपको पता लगेगा कि किसी की प्रॉब्लम क्या होती है। तो हमारे जो ड्रामाज़ हैं ज़बरदस्त जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पर फ्लॉज होते हैं वहाँ पर जिस तरह से हमारी एंकर पर्सन है उन्होंने जो चीज़ें हाईलाइट की वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं और उनको ओवरकम करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो बात करते हैं सिटी सिचुएशन पे। अब शहर कायद में ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो कि ज़ेर बहस हैं। अगर हम शहर के अमन अमान की सूरत हाल पर नज़र डालें तो ओवरऑल जब रिपोर्ट्स में आता है कि जी सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, तो उसके बाद फिर लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि सब तो अच्छा है मगर कितना अच्छा है।
और लोग कितने महफूज हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शहर कायद में लोग बिजली के लिए, पानी के लिए और दीगर मसाइल की वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं पर अभी रिसेंट जो इशू हाईलाइटेड है वो है गंदम से रिलेटेड, गंदम की शॉर्टेज के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आजिज़ भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू। बहुत दिनों बाद आप नए शो पे नजर आ रहे हैं। थैंक यू, आप लोगों ने आज बुलाया जी बिल्कुल, बात करने के लिए। नहीं, इट्स रियली गुड टू सी यू हियर। आजिज़ भाई, क्या इशू है ये बताइए और ये कैसे रिजॉल्व होगा, क्योंकि इस मसले पर बात बहुत ज़्यादा की गई है। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे तो वी वर होपफुल कि ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और आप कह रहे थे नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है लोगों के लिए, मगर नाउ व्हाट हैपेंड? देखिए, रिजॉल्व तो हो ही जाएगा, लाजमी है, लेकिन थोड़ा सा इसका पस मंज़र अपने नाजरीन को बताना ज़रूरी है। हाँ। कि मार्च और अप्रैल में तकरीबन नई गंदम की काश्त आ जाती है हमारे पास। अच्छा, होता ही है कि हुकूमत सिंध हर साल फरवरी में एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है और कहती है कि हम गंदम काश्तकारों से ख़रीदेंगे। लेकिन 2 साल कबल हुकूमत ने सरकारी तौर पे ख़रीदारी बंद कर दी थी। पंजाब हुकूमत ने बंद कर दी, उसके बाद सिंध हुकूमत ने बंद कर दी, तो काश्तकार अपनी गंदम जो भी होती थी वो ओपन मार्केट में बेच देते थे, जो भी रेट मिलता था। लेकिन इस साल फिर 2 साल के बाद सिंध हुकूमत ने फिर एक सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की 3,500 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम, और कहा कि हम गंदम ख़रीद करेंगे, और ऐलान किया कि 10 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है सिंध हुकूमत काश्तकारों से ख़रीद करेगी। लेकिन अब गुज़श्ता रोज़ काबीना का इजलास हुआ तो उस इजलास में बताया गया कि हम गंदम ख़रीद नहीं कर सके। हमको तो अभी तक 1 लाख मैट्रिक टन गंदम भी नहीं मिली है। कहाँ 10 लाख मैट्रिक टन, कहाँ 1,80,000 समथिंग कोई गंदम इनको मिली है। अच्छा, तो उसके रीजंस पे सोचा गया कि क्यों नहीं मिली। हाँ, मतलब हाँ, जाहिर है कि गंदम मौजूद भी थी। हाँ। तो अब वो रीज़न 2-3 थे जो हम मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़रा से पूछते भी रहे। हाँ। एक तो हुकूमत सिंध ने गंदम ख़रीद करने का ऐलान बहुत देर से किया, ताख़ीर से किया। राइट। यानी इनको हर साल तो फरवरी में करते हैं, इन्होंने मार्च में तो ऐलान किया, अप्रैल में गंदम आ गई और इन्होंने ख़रीदारी ताख़ीर की वजह से। अच्छा, काश्तकार के साथ ये मसला होता है, जब गंदम उतरती है, जब थ्रेशर लगता है, जब माल जमा होता है, वो ज़मीन पे पड़ा होता है, उनको हर सूरत में बेचना होता है। उसके पास, काश्तकार के पास गोदाम या रखने का, स्टॉक करने का कोई सिस्टम नहीं होता, ज़मींदार के पास उसको बेचना होता है। अच्छा, सिंध हुकूमत ने एक तो ताख़ीर की, बारदाना वगैरह लोगों को नहीं मिला, लिहाजा काश्तकार ने अपनी गंदम ओपन मार्केट में बेच दी। 3,3200 इस रेट पे तकरीबन फ़ी मन बेच दिया उन्होंने। सही। एक तो इन्होंने ताख़ीर से शुरू की, एक इन्होंने रेट कम दिया। सही। यानी 2022 में सिंध हुकूमत ने 4,000 रुपये फ़ी मन का रेट दिया था और 2026 में सिंध हुकूमत बोल रही है कि हम आपको देंगे 3,500 रुपये फ़ी मन। तो अच्छा, ओपन मार्केट में 4,000 तक रेट चला गया, तो ओपन मार्केट से गंदम चला गया। अच्छा, दूसरी इन्होंने एक गलती ये की कि इन्होंने बैनल सूबाई नकल हरकत पे पाबंदी नहीं लगाई सिंध हुकूमत ने, तो सिंध की गंदम बाहर चली गई, जबकि पंजाब ने बैनल सूबाई पाबंदी लगाई थी। इसलिए पंजाब में जो गंदम पैदा हुई वो कहीं भी नहीं गई, वो पंजाब के अंदर मौजूद है। अच्छा, हमारी गंदम जो सिंध में पैदा हुई सिंध से बाहर चली गई। ओके। अच्छा, अब सिंध का भी ना गौर किया तो ये सामने आया कि सिंध में हाँ। कोई 57 लाख मैट्रिक टन हर साल जो सिंध की ज़रूरत है, फ्लोर मिल्स की, जो आटे के लिए हमें ज़रूरत है। सही। तो कास्ट लगाया तो हमारे पास तो 16 लाख मैट्रिक टन गंदम का शॉर्टफॉल है। अब कहाँ से पूरा करें? अब कहाँ से पूरा करें? अब यानी शुरू में ताख़ीर और रेट कम देना। अब ये फैसला इन्होंने किया, अब हाँ। दो रोज़ कबल जो काबीना का इजलास था, 3 रोज़ कबल, तो उन्होंने ये फैसला किया कि जी 5 लाख मैट्रिक टन गंदम हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, हाँ। बैरूनी ममालिक से। अच्छा, और 2,20,000 मैट्रिक टन गंदम हम पास्को जो वफाकी इदारा है उससे ख़रीद करेंगे। सही। पास्को ने जो रेट दिया है सिंध में, अब ये बात सुनने जैसी है जी। मैंने आपको बताया कि काश्तकार को इन्होंने कितना रेट दिया, 3,500 रुपये मन। राइट। पास्को ने इनको रेट दिया है 4,150 रुपये फ़ी। वो भी 2024 की पुरानी गंदम, यानी जो स्टॉक में पास्को के पास पड़ी है 2024 से, वो इनको दे रही है पास्को 4,150 रुपये फ़ी मन। काश्तकार को इन्होंने दिए 3,500 रुपये।
जिस वजह से काश्तकार अच्छा यही 4,000 पे अगर आप शुरू में, मेरा कहना है कि अगर 4,000 पे आप शुरू से रेट मुकर्रर करते काश्तकार को, तो आपके साथ शॉर्टफॉल भी नहीं होता, काश्तकार का भी भला हो जाता हाँ। और सिंध हुकूमत का भी भला हो जाता। लेकिन वो सही। अब अच्छा जो गंद इम्पोर्ट की जाएगी वो इससे भी महंगी पड़ेगी, ज़ाहिर है वो बैरूनी ममालिक से आएगी, उसकी ज़ाहिर है उसके फिर दीगर और प्रोसेस हैं, वो सारी हाँ, चीज़ें। हाँ। तो ये एक शॉर्टफॉल हुआ है सिंध में गंदम का। हालांकि सिंध में मज़ेदार बात दूसरी, सिंध में बम्पर क्रॉप हुआ है, 47 लाख मैट्रिक टन गंदम पैदा हुई है। सोचें, हाँ 47 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी सिंध में, लेकिन वो फिर या तो स्मगल हो गई या बाहर चली गई, दीगर सूबों में चली गई, या लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके छुपा लिया है। बड़े बड़े जो सेट है सरमायादार हैं उन्होंने ख़रीद करके गोदामों में स्टॉक कर दिया। अब सिंध हुकूमत वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हाँ, वो वो जगह गंदम जगह बाहर कार्रवाइयाँ निकाल हो रही रही है हैं। और कह रही है कि हम अच्छा एक दूसरा इसमें हफ्ते वाले रोज़ एक इजलास हुआ है फ्लोर मिलर्स का सूबाई वज़ीर खुराक के साथ। अच्छा, इस वक्त भी जो सरकारी रेट है ना आटे का वो 125 रुपये फ़ी किलो है। इस वक्त कमिश्नर कराची ने बताया कि सरकारी रेट जो है 125 रुपये फ़ी किलो आटा जो है मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन ये भी ज़्यादा है, 125 रुपये किलो भी ज़्यादा है, लेकिन नहीं मिल रहा है 125 रुपये किलो। वो भी नहीं मिल रहा। कराची में तकरीबन इस वक्त 140 रुपये 150 रुपये फ़ी किलो आटा फरोख्त हो रहा है। कराची वाले जाएं तो दुकानों पे आम, हाँ। जो देखें आम मार्केट जाके होलसेल में तो नहीं खरीदेगा, मैं और आप जो बिल्कुल, और लोग इस तरह से नहीं जा सकते, बिल्कुल अपने घर के करीब जो उनके स्टोर्स होते हैं, यूटिलिटी स्टोर, वो वहीं जाते हैं। वो जो है वो जितना वो किराया लगा के वहाँ तक पहुँचेंगे और वो उस किराए में वहाँ से लेकर आएंगे, तो ये तो एक अलमिया है। और ये मसला सारा ये है कि कभी महंगाई, कभी शॉर्टफॉल, कभी आटे का मसला, कभी दीगर और चीज़ों के मसाइल, ये मसाइल ना एक के बाद एक मसला निकलता रहता है। अब इसमें करंट डेवलपमेंट क्या है आजिज़ भाई, ये बताएं, और मतलब कब तक ये मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ज़रा ये बताएं। देखिए हुकूमत तो कह रही है कि आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन फ्लोर मिलर्स आटे के नर्ख बढ़ा रहे हैं। अब से अप्रैल से पहले, यानी जब पुराना स्टॉक था गंदम का, तब भी 110 रुपये आटा था, यानी 1200-1300 रुपये 10 किलोग्राम थे। ठीक, अब 125 तक चला गया है। ठीक है ना, राइट, 125 तक तो चला गया। हाँ। 1,000 पे 10 किलोग्राम का जो थैला मिलता था वो 1200-1250 पे चला गया है। ठीक है ना, लेकिन तेजी के साथ आटे के नर्ख अभी भी बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। हाँ। तो एक जगह प्राइस स्टैटिक नहीं है, ऑल दैट, यानी गलत फैसलों का नतीजा पता क्या निकला। हाँ। हुक्मरान चाहे वफाकी हों चाहे सूबाई हों, जहाँ भी गलत फैसले होते हैं उसका अल्टीमेटली भुगतना मुझको और आपको, यानी आम आदमी को पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। उसका हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान फिर भी गरीब आदमी को होता है कि उसको 100 रुपये वाला आटा अभी 125 रुपये फ़ी किलो ख़रीद करना पड़ रहा है, और उसको अब पता नहीं आगे। अभी तो स्टॉक मौजूद है गंदम का। इस वक्त जो सूबाई वज़ीर खुराक हैं उनका कहना है कि सिंध हुकूमत के वक्त भी 4-4.5 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है, लेकिन ये जबकि ज़रूरत मैंने जैसे बताया कि 57 लाख मैट्रिक टन है पूरे साल का। ये 4-4.5 लाख मैट्रिक टन जब गंदम ख़त्म हो जाएगी, सिंध हुकूमत के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो हर महीने फ्लोर मिलर्स को देते ही रहती है। वो जब ख़त्म हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर जाहिर है कि फ्लोर मिलर्स ओपन मार्केट से गंदम महंगे दामों पे खरीद करेंगे। महंगे दाम पे खरीद करेंगे, लाजमी आटा महंगा करेंगे, और फिर वो बात बोझ अवाम पर ही पड़ना है, बोझ अवाम पर ही पड़ना है। और इस मसले का हल कोई निकलता नहीं है, बस ये होता है कि नीचे ठीक है प्राइस कम हो जाएंगे, मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें सॉल्व होती नहीं है। देखने में ये आया, लास्ट ईयर भी इस हवाले से बात हो रही थी, और देखने में यही आया कि अब जाके जो डेवलपमेंट हुई है उसमें जितनी भी डिटेल्स आजिज़ भाई ने बताई है उसके मुताबिक तो यही है कि आगे जाके आवाम पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज़ें कब ठीक होंगी। और ये ओवरऑल आजिज़ भाई वही बात है ना, पूरी ओवरऑल पीछे से इंतज़ामिया जो है उसको गो थ्रू करने की ज़रूरत है, उसको देखने की ज़रूरत है कि वो आम आदमी को रिलीफ कैसे दे सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कराची शहर के हवाले से, सिटी के फ्लाइट्स के हवाले से करेंगे मज़ीद बातचीत। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं कराची शहर के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से। अभी ब्रेक से पहले जिस तरीके से हम गंदम की शॉर्टेज के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं अब बात करते हैं कराची शहर में। आजिज़ भाई, जो हालात और वाक़यात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मतलब चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स आपको पता ही है। और फिर जब इसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें हमेशा यही होता है कि नहीं जी ठीक है, क्राइम पर काफ़ी काबू पा लिया है। अब जब तक बात स्ट्रीट क्राइम्स की है तो जाहिर सी बात है, ये भी एक अलमिया है कि आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप ठीक से घर वापस जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। मतलब आप बाइक पर हैं, आपको किसी ने पकड़ा, आपसे मोबाइल स्नैच किया, कोई प्रॉब्लम हुई, वो आपको मार के चला गया। मतलब ये एक सूरत हाल आम आदमी के साथ है, यहाँ पर ये सिचुएशन है। वहीं बच्चों के लिए भी स्पेशली, मैं तो अपने मॉर्निंग शो में काफ़ी टाइम से ये बात भी कह रही हूँ कि जब भी फैमिलीज़ बच्चों के साथ कहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और अड़ोस पड़ोस में भी अगर उनको लगता है कि ऐसे सस्पिशियस फैमिलीज़ रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि नहीं ये बंदा जो है या ये बंदी जो है ये ठीक नहीं है, ये थोड़ा सस्पिशियस है, तो अपने बच्चों को का वहाँ ख्याल रखें। अपने बच्चों को घरों से दूर ना जाने दें। वो कहाँ खेलते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, उस पर ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल हो या बच्चों के हवाले से खुसूसी हेल्पलाइन डेस्क हो, आपको पता है ये सब चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर अगर इस तरह से हो तो फ़ौरन से रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? मतलब ये जो वालिदैन हैं ये कब तक इस तरह से परेशान होते रहेंगे? कितने बच्चे अगवा होते रहेंगे? इसके लिए कोई मुनज़्ज़म पॉलिसी, इसके लिए कोई जामे प्रिंसिपल क्यों नहीं बनाया जाता कि कम से कम ये जो अगवा है, ये जो बच्चों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, ये अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं भी हो सकता है तो कम तो हो जाए। आए रोज़ के वाक़यात हो गए। अच्छा, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन पे तो आते हैं। हाँ। बच्चों की एक हेल्पलाइन, रोशनी हेल्पलाइन मौजूद है, सही, जिसके थ्रू हम लोग भी मदद लेते हैं। लेकिन हाँ। एक नया पब्लिक मैसेज आया है जो मुझे कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने भेजा। अच्छा, और एक वाकया खुद हमारे एक साफ़ी दोस्त के साथ हो चुका है। अच्छा। क्राइम का। तो मैं उस बिल्कुल, लोगों को हम थोड़ा पब्लिक अवेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक नया तरीका निकाला है। आप जब अपनी गाड़ी में जा रही हैं ना जी, तो एक मोटरसाइकिल वाला आपके साथ गुजरेगा, हाँ। और आपकी गाड़ी का जो साइड गिलास है ना उसको अंदर कर देगा अचानक। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी साइड से गुजरेगा, हाँ। और आपका और ये ट्रिक होती है, आपका जो हाँ। शीशा है उसको वो अंदर कर देगा, साइड गिलास जो है। ओके। अच्छा, उसके साथ एक दूसरा बंदा होगा फिर पीछे से दूसरी बाइक पे, हाँ। वो अच्छा, आप जब उस उलझन में रहेंगे कि शीशे को ज़ाहिर है, वो हमें अपना, उधर अपना शीशा खोल के उसको सही करूं, हाँ। तो पीछे से आपको आके आवाज़ लगाएगा, डक 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 डक, आपकी गाड़ी पे आके टक टक करेगा वो, हाँ। आप ना परेशान होंगे। फिर वो जब आप इस परेशानी में होंगे तो वो जो पहला बंदा जिसने आपका गिलास अंदर किया ना, वो आपके डैशबोर्ड पे पड़ी हुई सामान उठा लेके जाता है। यानी फर्ज करें आपका बटुआ, बाद लोग जी, जी, बिल्कुल, हाँ, वो बटुआ रख लेते हैं, हाँ। मोबाइल फ़ोन रख लेते हैं। तो इसमें पब्लिक मैसेज ये है कि कोशिश ये करें कि डैशबोर्ड पे अपनी चीज़ें ना रखें। अंदर जो गाड़ी का वो बना हुआ है खाना, आप उसमें रख लें, लेकिन डैशबोर्ड पे अपनी चीज़ें मत रखें। तो क्योंकि वो डैशबोर्ड पे देख के वॉच करते हैं। यानी डकैती का एक नया तरीका उन लोगों ने ये निकाला है कि डैशबोर्ड पे पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन और सामान आपको परेशान करके वो उठा ले जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त के साथ हुआ, वो बच गया, उसने अपनी गाड़ी भगाई। लेकिन उसने बताया, वो सहाफ़ी है, चैनल का ही एक रिपोर्टर है, उसने बताया कि जैसे उसने मेरा साइड गिलास बंद किया तो मैंने ज़ाहिर शीशा उतार के उसको खोलने की कोशिश की तो पीछे से दूसरा आ गया। हाँ। तो वो 2-3 मोटरसाइकिलों पे एट ए टाइम सवार होते हैं। फिर उनका तरीके वारदात है। तो अच्छा, ये बात जब हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ शेयर की तो उसने बताया कि ऐसी वारदातें हुई हैं शहर में, हमें भी ये रिपोर्ट हुआ है कि इस तरह की वारदात होती हैं। लिहाजा लोगों में अवेयरनेस ये करनी चाहिए कि गाड़ी चलाते वक्त अपनी ज़रूरी चीज़ें जो है गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखने के बजाय छुपा के रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप किसी हादसे से बच सकें। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ। हाँ। देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी है हमारे पास, मैं सारी तो से बहुत गैर मुतहरिक है। जिस तरह उसको मुतहरिक होना चाहिए बच्चों के, हम उससे ज़्यादा मुतहरिक एक NGO है रोशनी हेल्पलाइन, वो ज़्यादा मुतहरिक है। अच्छा। उसके पास बच्चों की लिस्ट भी है। कोई बच्चा, अच्छा, वो बच्चों को तलाश भी करती है। उसने मुख्तलफ
रास्तों से बच्चे उसने बरामद करके वालिदैन के हवाले किए। वो एक NGO है, छोटी NGO है, बड़ी NGO नहीं है, छोटा सा उनका दफ्तर है, लेकिन उसने काफ़ी काम किया है इस हवाले से। मेरा ख्याल है कि एक बार पहले भी हमने इस पर रिपोर्ट भी की थी रोशनी हेल्पलाइन पे। शायद यहाँ किसी को बुलाया भी था हमने रोशनी हेल्पलाइन के। लेकिन कहने का मतलब है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी है, जिसको जितना मुतहरक होना चाहिए वो नहीं है। ये अफसोसनाक बात है कि बताया तो जा रहा है कि हेल्पलाइन पे इतला मिलती है, ये वो सब कुछ आपको वो बता तो देंगे, यानी थ्योरी में बहुत सारी बातें हैं, प्रैक्टिकल में बहुत कम है। प्रैक्टिकल क्योंकि ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, पूरे सिंध से बच्चे अगवा होते हैं। एक सिंध में एक बड़ा इशू चल रहा है प्रिया कुमारी का। अगर आपने प्रोटेस्ट देखा होगा तो बबर लोग बाईपास पर धरना भी दिया था। प्रिया कुमारी एक बच्ची है जो 5 साल से लापता है। 5 साल कबल मुहर्रम की सबील के दौरान वो सबील बांट रही थी, हिंदू बच्ची है, उसको वहाँ से अगवा कर लिया गया। उसके लिए पूरे सिंध में एहतजाज हुए, हुक्मरानों ने एक्शन लिया, बिलावल भुट्टो ने एक्शन लिया, जो CM सिंध है उन्होंने एक्शन लिया, कमेटियां बनी, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन सेल, बहुत कुछ हुआ। लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद वो बच्ची जो है प्रिया कुमारी बरामद नहीं हुई, बाजियाब नहीं हुई। अच्छा, वहाँ जब धरना लगा प्रिया कुमारी के तो वहाँ और भी बहुत सारे वालिदैन आए, उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियां भी गायब हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है जो बच्चे गायब होते हैं। यानी ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, पूरे सिंध का इशू है, बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान का इशू है। पूरे मुल्क में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। आपने भी यही बात की ना शुरू में कि वालिदैन खुद कोशिश करें कि वो अपने बच्चों के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें। बच्चों को, छोटे बच्चों को खास तौर पे जो 1 साल से 5 साल तक उम्र के जो छोटे बच्चे हैं, वो जो ज़्यादा अभी मैं 2 दिन पहले भी एक वीडियो देख रहा था कि यहाँ कराची में ही नॉर्थ कराची में शायद एक ट्रैफिक पुलिस वाले को एक बच्चा मिल गया छोटा सा। तो फिर उसने वीडियो बनाई, उस बच्चे की वीडियो दिखाई और वो पब्लिक मैसेज फैलाया। और बहुत सारे ऐसे CCTV कैमरास की फुटेजेस भी सामने आती रहती हैं जिसमें पेरेंट्स के लिए एक अवेयरनेस होती है कि देखें किस तरीके से ये बच्चों को ट्रैप करते हैं। पता चला, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वालों से रब्ता किया, वो बच्चा उनको मिल गया। तो कहने का मतलब है उस बाप से पूछा गया कि भाई आपका बच्चा क्यों, आपने कह रहा है कि मैं वो काम में मसरूफ़ था, मेरी तवज्जो नहीं थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि वालिदैन जो हैं कहीं कहीं बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। ये जो एक बच्ची लापता हुई थी जो घरों से मिली, उसका भी सीन कुछ इस तरह का ही है कि है ना, बच्ची जो गायब हुई थी फिर घरों से बाजियाब कराई गई। और इस सारे केसेस में आजिज़ भाई जो कॉमन चीज़ें हैं, ये जो कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर ये है कि लोगों के अपने जान पहचान के लोग होते हैं। यानी कोई आपको महल्ले पड़ोस से मिल जाएगा, कोई उसी ख़ानदान के अंदर से लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि ठीक है कौन किस सर्टेन लेवल तक जो है वो जाएगा, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। तो इस हवाले से वालिदैन को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अच्छा, हादसा जिस तरीके से रोनमा होता है ना, एक तो होता है कि जी प्लान किडनैपिंग है, और एक इस तरह से किडनैप होता है कि कुछ नेग्लिजेंस की वजह से भी किडनैप हो जाते हैं कि आप किसी शॉपिंग पे गए हुए हैं, कहीं पिकनिक पर गए हुए हैं या कहीं और गए हुए हैं, तो उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी चाहिए। अब हमारे यहाँ पर आप जैसे आपने स्ट्रीट क्राइम की बताया कि जी इस तरीके से आजकल आपका जो साइड मिरर है गाड़ी का वो अंदर कर देते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो आपसे आपकी चीज़ें स्नैच कर लेते हैं। इसी तरीके से बच्चों के मामला हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, सेहत की बात करूँ या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँ, आपको पता है कि एक इशू है जो गटर के ढक्कनों का कितना हाईलाइटेड इशू है, उसके हवाले से कितने ज़्यादा बात भी हुई, हायर लेवल पर मीटिंग्स भी हुई आपस में, तमाम लोगों की, तमाम पार्टीज़ भी जो है उन्होंने भी कोलैब किया कि नहीं जी ठीक है कराची का मसला अब हम सब मिलकर हल कर लेते हैं ऑल दैट। फिर भी आप देखें कुछ एज सच कोई खातिर खा जो है वो चीज़ें नहीं हुई, सूरत हाल जून की। आपने एक पॉइंट अपनी बात के दौरान रेज की, जो आप तो रफली बात करके आपने कहा जान पहचान वाली जो बात है, ताल्लुक वाली बात है। अच्छा, ये केस हमें इसी जो नया नाजिमाबाद से जो बच्ची अगवा हुई थी उसमें बिल्कुल सेम यही केस है कि जो अगवा करने वाला था वो उस बच्ची के वालिद का दोस्त था। हाँ, अगवा करने वाला जो था पैसों के लिए बच्ची के वालिद का गहरा दोस्त था। उसने, अच्छा चूंकि बच्ची उसको जानती थी
तो वो जाहिर है उसको लगा कि तो बुलाया अंकल है। बच्ची हाँ। जरा अपनी वालदा के साथ थी, वालदा मोबाइल फ़ोन में बिजी थी, बच्ची निकल गई, तो वो जो बंदा था उसने उस बच्ची को बुलाया और वो बच्ची चली गई। उसके पास मानूस थी बच्ची, जानती थी उसको। तो यानी ये हमें अपने घरों में, अपनी कॉलोनीज़ में, अपनी सोसाइटीज़ में भी इस बात का ख्याल बच्चों को भी एजुकेट करने की जरूरत है, जो छोटे बच्चे हैं उनको बताने की ये जरूरत है बहुत ज्यादा। करने की भी जरूरत है कि हमें अगर इस तरह कोई बुलाए, कोई चीज़ खिलाने की कोशिश करे या कोई पास बुलाने की, तो हम कोशिश करें अपने बच्चों की। लेकिन बच्ची देखिए ना, ये तो बहुत छोटी सी बच्ची थी ना, बच्चे इतने अवेयर भी नहीं होते। बहुत छोटे 2 साल 3 साल की जो बच्ची होती है या बच्चा होता है, वो इतना अवेयर नहीं होता चीज़ों के बारे में। ज़ाहिर है कि उम्र की साथ वो अवेयर हो जाएगा। लेकिन बहुत छोटा बच्चा वाकिफ उसको ज़ाहिर है वो मासूम होते हैं बच्चे, वो अब अगर वो जानते हैं किसी को, किसी से मानूस है, तो वो जाहिर सी बात है वो चले जाएंगे और फिर वो उनको नहीं पता होता कि सिचुएशन क्या है या कौन किस तरीके से बात कर रहा है। लेकिन बात यही है कि हमने पहले भी जितनी भी ये किडनैपिंग हुई थी उसके वाले से आवाज़ उठाई थी, और जिस तरह से इंतज़ामिया की बात थी हमने उनसे बात किया था, और हमने पेरेंट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म से यही मैसेज दिया था। इनफैक्ट हमने कंसर्न्स नंबर जो हैं वो भी चलाए थे कि जी अगर खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम हो जाए, किसी का बच्चा खो जाए, तो वो सडन ये जो है नंबर चला सकते हैं जो गवर्नमेंट के हेल्पलाइन के थाने को बताएं। हाँ, अगर आप फर्ज करें खुदा न खास्ता किसी के साथ ये इशू हो जाता है, किसी का बच्चा लापता हो जाए, और कुछ करें ना करें, फौरी जो करीबी थाना है आपका, उस पर रिपोर्ट जरूर करवाएं, उस पर रिपोर्ट मदद हो जाती है। हाँ, उस पर रिपोर्ट दर्ज जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच आजिज़ भाई, आप हमारे स्टूडियोज़ आए। और बात वही है कि कराची के जो मसाइल हैं वो इतने सारे मसाइल हैं कि अगर हम डिस्कस करते रहें तो शायद वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा, लेकिन ये मसाइल कम नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अवेयरनेस भी दें और बताएं कि करंट सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए और इंतज़ामिया इस मामले में क्या कुछ कर सकती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक ज़बरदस्त टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्किन केयर के हवाले से बात करते हैं, और स्किन केयर से रिलेटेड जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि स्किन के मसाइल होते हैं बेशुमार। लोगों को टू टोन का मसला होता है, लोगों को ड्राई स्किन का मसला होता है, ऑयली स्किन के मसले होते हैं, फिर स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस पड़े हुए होते हैं, और स्किन की केयर कैसे की जाए ये किसी को समझ नहीं आता। आप कितने भी जो है वो फेस वॉश इस्तेमाल कर लें, आप कितनी भी स्किन केयर कर लें, सीरम लगा लें, सनब्लॉक लगा लें, आप नाइट क्रीम्स लगा लें, आप जितना भी अपने चेहरे की केयर कर लें, लेकिन आपके दिल में ये ख्याल मौजूद रहता है कि जो स्किन केयर मैं कर रही हूँ, या मर्द हजरात भी अगर स्किन केयर करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। तो एक परफेक्ट स्किन केयर क्या होती है, और एक ऐसी स्किन केयर जिससे इंसान खुद मुतमईन हो जाएगी, नहीं भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसका फ़ायदा हो जाएगा और ये हमारी स्किन को जो है बेहतर कर देगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हुमैरा मौजूद है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है हुमैरा कराची का, एंजॉय करिए आप। जी बिल्कुल जबरदस्त हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश दे, रहमत वाली बारिश दे। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा हुमैरा, स्किन केयर, मैं सोच रही थी कि हुमैरा जैसे ही हमारे शो पर होंगी तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि हुमैरा स्किन केयर के हवाले से हम रेमेडीज़ तो आपसे बहुत सारी पूछ लेते हैं, लेकिन आज ना मुझे आप वो रेमेडी बताइए जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और लोग मुतमईन हो जाएं। क्योंकि देखिए हम महंगी प्रोडक्ट्स लाते हैं, आप भी रेमेडीज़ बता रही होती हैं, बहुत सारे और भी लोग रेमेडीज़ बता रहे होते हैं, लेकिन लोगों का मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि वो रेमेडी करते हैं, 2-4-6 दिन रेमेडी की, उसके बाद स्किप कर दी, कुछ और सुना, फिर कुछ और स्टार्ट कर दिया। तो एक ऐसी रेमेडी जो वाकई लोगों को फ़ायदा दे, एक ऐसी रेमेडी जिससे उनकी स्किन की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, पिंपल्स ना रहें, टू टोन का मसला ख़त्म हो जाए, स्किन टैनिंग ख़त्म हो जाए, जो लोगों को मुतमईन करे इस हवाले से कि जो रेमेडी वो यूज़ कर रहे हैं ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, स्किन बेहतर करेगी, इसका रिजल्ट आएगा। जी देखो, रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, लोग भी बेचारे क्या करें, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ। कि आज कुछ बताया, कल कुछ बताया। हाँ। तो वैसे तो और लोगों को चाहिए कि जो वो चीज जो इजी हो, आपके पास मौजूद भी हो, आपके पास लगाना भी इजी हो, और क्योंकि हर एक के पास ना टाइम नहीं है।
कि कम टाइम में बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन सबसे पहले उनको ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि जब आप रेमेडीज की तरफ आते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम के बाद जाके एक तो रिजल्ट मिलता है और फिर वो लॉन्ग टाइम के ही लिए होता है। तो वो कोशिश करें कि थोड़ा सा पेशेंस रखें और उस लगाने का कोई नुकसान तो है नहीं, आप लगाते रहे, आपको कम से कम जाके 15-20 दिन के बाद जाके उसको आपको लगेगा कि हाँ भाई अब मेरा जो प्रॉब्लम है वो हील अप होना शुरू हो गया है। राइट, अगर जैसे हम देखें कि ड्राई स्किन हो रही है या कि बहुत ज्यादा सैगी स्किन हो रही है, क्योंकि आजकल जो धूप का जो सीजन चल रहा है उसमें सैगी स्किन बहुत ज्यादा हो जाती है, प्लस ये कि हम पानी कम पीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्किन डैमेज पानी कम पीने की ही वजह से होती है। और ये जो मुज़र असरात केमिकल वाले प्रोडक्ट्स लगाना जिनसे हम कहते हैं कि जी गोरा हो रहे हैं, गोरा होना बिल्कुल मायने नहीं रखता, बस सिर्फ मायने ये रखता है कि आपकी स्किन हेल्दी हो। आपने 10 ग्लास 8 ग्लास इससे कम तो नहीं पानी पीना ही पीना है। ये पानी पिएंगे ताकि आपकी स्किन की चमक बरकरार रहे, साथ में आपको ऐसी ग़िज़ाएं लेनी है जो कि विटामिन सी से भरपूर हो, आपकी स्किन के जो भी ड्राइनेस है, ड्राई पैचेस हो गए हैं वो इन्हीं से खत्म होंगे, ठीक है। दूसरी चीज आपने इजी वे करना क्या है, आपने लेना है 1 चम्मच बेसन, आपने लेना है 1 चम्मच चावल का बारीक पिसा हुआ आटा जिसमें कोई ग्रैन्यूल्स ना हो। ये आटा लेना है 1 चम्मच बेसन लेना है, उसके अंदर आपने मिलाना है 1 चम्मच कॉफी। ये पाउडर मिला के रख लीजिए। अब आपने जितना मिक्स करके अपने फेस पे लगाना है, आप देख लीजिए 1 चम्मच है, 1.5 है, जितना भी है, ये आपने निकाला और आपने इसमें मिलाया दही। दही से आपने इसका पेस्ट बनाना है और थोड़ा सा इसके अंदर चाहे अगर आपके पास शहद मौजूद है तो थोड़ा सा इसमें हनी भी ऐड कर दीजिए ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट एंड मुलायम हो। तो इसके लिए मिक्स करके आपने अच्छी तरह फेस पे लगा लेना है और 60% जब ये ड्राई हो जाए, यानी 15 मिनट्स के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आफ्टर 15 मिनट्स आपने हाथों को गीला करना है और फिर गीले हाथों की मदद से आपने फेस पे ऐसे ऐसे राउंड मूवमेंट में पूरे फेस पे आपने इसको अपनी फिंगर से मसाज करना है। धो लीजिए। इसके बाद 20 मिनट के बाद धोने के बाद आप स्किन देखिएगा ऐसी सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगी और कुछ दिन के बाद आपके दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे और स्किन आप देखेंगे कि कलर भी आपका एनहांस होना शुरू हो जाएगा। इससे सही, कलर भी एनहांस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा हुमैरा, बात वही आ जाती है ग्लास स्किन। हर किसी को ग्लास स्किन चाहिए, सब चाहते हैं जी हमारा कलर जो है वो फेयर हो जाए और ये फेयर कलर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इसकी कोई ऐसी रेमेडी जो स्पेसिफिकली आपके कलर को फेयर करे, स्किन को ग्लास लुक दे, वो क्या है? ग्लास लुक देने के लिए सबसे बेहतरीन चीज हमारे पास चावल है। अच्छा। चावल का आटा नहीं लेना, चावल की कोई और चीज नहीं। चावल हम भिगो के जो रखते हैं ना, आधा घंटा आप 2 चम्मच चावल ले लीजिए और आधा घंटा उसको भिगो के रखिए। ये जो पानी आपका मौजूद होगा, और पानी आपने कितना भिगोना है, चावल से सिर्फ 1 पोर ऊपर होना चाहिए, उंगली की जो 1 पोर होती है ना, इतना ऊंचा होना चाहिए। वो आपने किसी छोटी सी प्याली में भिगो लिया। भिगोने के बाद आपने वो जो पानी है ना उसको फेंकना नहीं है। वो पानी आपके लिए, आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है, स्ट्रेटनिंग का काम भी करेगा, आपकी स्किन को फ्लॉलेस भी करेगा। अच्छा, अब वो पानी आपने सेव करके रख लेना है, 2 से 3 दिन चलेगा। आपने कोई भी मास्क बनाना है, चाहे वो अगर ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी के अंदर कोई भी रोज वाटर ऐड कर लीजिए, दूध ऐड कर लीजिए। उसके अब दूसरी तीसरी चीज मैं कोई मिलाने को नहीं कह रही इसमें, ठीक है। आपने मिलाने के बाद आपने इसमें ये चावल का जो पानी है ना, ये ऐड करना है। भले रोज वाटर ना भी करें, लेकिन इसी पानी से आपने इसको पेस्ट बनाना है और इसका मास्क लगाना है। लेकिन जब मास्क उतार लेंगे, इसी पानी का आपने स्प्रे करना है फेस पे। ये आपके सारे जो पोर्स खुल जाते हैं ना, उसको ये ब्लॉक कर देगा। और दूसरा ये कि आपको ये हीट से भी बचाएगा ये पानी। फिर साफ नहीं, आपने ड्राई होने देना है, स्किन को साफ नहीं करना है, पोंछना नहीं है टिश्यू से, आपने ड्राई होने देना है। ये आपका काम सूरज से भी बचाएगा, रोशनी से। ये आपका समझे सन प्रोटेक्टर भी बन गया आपके पास। तो ये 2 घंटे तक चलेगा। ये आपका सनस्क्रीन भी है।
अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने रेमेडी बताई है। अच्छा हुमैरा, अब अगर कोई चाहता है भी, जैसे मुझे भी लगता है कि मुझे शाइनर नहीं लगाना, मैंने नहीं लगाना, लेकिन शाइन फिर नेचुरल शाइन कैसे आएगी? मतलब जो लड़कियां बहुत सारा शाइनर लगा लेती हैं तो आप देखें कि वो उतना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो ऐसा लगता है बस फेस शाइन शाइन ही कर रहा है। तो उसके लिए जो नेचुरल ग्लो होता है, जिनके फेस पर नेचुरल ग्लो आ रहा होता है और वो नेचुरल शाइन आ रही होती है, वो किस तरीके से मुमकिन है? उसके लिए क्या मेकअप से पहले क्या लगाएं, या कोई पर्टिकुलर उसके लिए रेमेडी होती है कि फेस आपका शाइन करे? देखो, चेहरे की चमक यानी अगर आप 2 मिनट के लिए देखोगे कि जब आप फेशियल स्टार्ट करते हो तो सिर्फ आप स्किन पे सिर्फ आप इसको होल्ड करके अच्छी तरह होल्ड करके आपने फिंगर से ही अपनी कोई भी आप क्रीम लगा लीजिए। आपके पास कोई भी क्रीम स्मूथ करने की या कोई भी आपके पास क्रीम जो फेस पे लगाते हैं, आप लगाने के बाद हल्का हल्का मसाज कीजिए। रोलर जो आता है, गुआशा रोलर, मैं हमेशा कहती हूँ घर में रखिए। उस रोलर से आपने रोल करना है उस क्रीम को, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। शाइन आपकी ऐसे ही आ जाएगी जब आप हटाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना, अगर आपने मेकअप से पहले अपनी स्किन को ग्लो रखना है, शाइन रखना है और मेकअप को स्टे रखना है, आपके पोर्स क्लॉग हो जाए, आपने आइस क्यूब लेना है। कोशिश करें अगर हम खीरे का आइस क्यूब बना ले, यानी खीरे का जूस निकाल के उसका आइस क्यूब बना के रख लीजिए। पूरी फेस पे आपने, जैसे आप मसाज करते हैं फिंगर से, आपने उसी आइस क्यूब से पूरे फेस पे मसाज करना है जब तक कि वो आइस क्यूब मेल्ट ना हो जाए। एक ही आइस क्यूब काफी है, वो आप उससे मसाज कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप मेकअप से पहले आपकी स्किन शाइन करना शुरू कर देगी, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई करें, वो मेकअप भी स्टे करेगा 2 घंटे के लिए उस पे। सही। अच्छा, वो मेकअप भी स्टे करेगा, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ये उनको रेमेडी चाहिए होती है कि नहीं भाई हमारा फेस शाइन करे। अच्छा, मेकअप से पहले आपने बात की ना, तो मेरे जहन में एक और चीज़ भी आ रही है जो मैं आपसे पूछ लेती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मेकअप से पहले स्किन की प्रिपरेशन कैसे की जाए ऑर्गेनिकली? स्किन की प्रिपरेशन, देखो बात तो ये है कि किसी के पास टाइम नहीं है, भाई हमारे पास भी टाइम नहीं होता। जब हम कहीं तैयार होने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि आपको तैयार कितने बजे होना है, यानी 7 बजे अगर आपने स्टार्ट करना अपना तैयार होना, तो 7 बजे से कम 1 घंटा पहले आपने अपनी स्किन पे एलोवेरा जेल, एलोवेरा मेरे ख्याल से हर घर में मौजूद होता है आजकल। आपने फ्रेश एलोवेरा थोड़ा सा निकाला, उसका जेल बनाया, जेल को मतलब जेल निकाल के उसको फेंटे अच्छी तरह ताकि वो पानी की शक्ल इख्तियार कर ले। उस जेल से आपने फेस पे पूरा गर्दन से लेके, क्योंकि मेकअप गर्दन से ही स्टार्ट होता है, गर्दन से लेके पूरे फेस पे आपने उसको मसाज करना है अच्छी तरह और उसको लगा रहने दें थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट। लगाने के बाद आपने ये एलोवेरा, सिर्फ सिंपल एलोवेरा लगाइए। चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर ऐड कर लीजिए और 2-3 कतरे लेमन के, अगर आपकी स्किन इरिटेट नहीं करती तो। आपने ये मिला के आपने मसाज करना है और उसको छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। छोड़ने के बाद आप इसे ठंडे पानी से, जो बिल्कुल चिल्ड वाटर होता है ना, उससे आपने धोना है। धोने के बाद आप स्किन देखेंगे, आपकी स्किन फ्रेश भी लगेगी, ग्लो भी करेगी और मेकअप के लिए तैयार है वो स्किन। और कुछ कोशिश किया करेंगे मेकअप से पहले स्किन को क्लियर करके उसके बाद मेकअप करें, और मेकअप उतारने के वक्त भी आपने यही प्रोसीजर करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ताकि आपका मेकअप पूरी तरह क्लीन हो जाए पोर्स के अंदर से। सही। अच्छा उमेरा, एलोवेरा जेल का आपने बताया कि फ्रेश एलोवेरा जो है वो जेल लेना है, लेकिन अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। ये मैं ख़वातीन के लिए पूछ रही हूँ स्पेशली कि भाई वो जो बाज़ार में जो बॉटल्स में एलोवेरा जेल लिखा हुआ होता है वो मिल रहे होते हैं, वो ले लें, या फिर वो घर में बना के जिस तरह से रख लें। लेकिन दोनों ही सूरतों में ये बताएं कि ये ठीक है, बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारी लड़कियाँ ये बात कर रही होती हैं कि नहीं भाई एलोवेरा जेल, अब वो उसको फ्रेश बनाना, उसको फिर प्रिजर्व करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम जाके ऑर्गेनिक खरीद के ले आते हैं बॉटल वाला एलोवेरा जेल। वो ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी ठीक होती है। ऑर्गेनिक लीजिए अगर ले रहे हैं तो। मार्केट से अगर आप देखो, कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज बिठा लो कि जब आपके पास कोई भी चीज बॉटल में पैक बाहर से मिल रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा। तो वो जो ऑर्गेनिक काम आपके पास फ्रेश कर रहा है वो प्रिजर्वेटिव्स थोड़ा सा कम करेगा। तो कोशिश करनी चाहिए। फ्रेश एलोवेरा नहीं है टाइम तो फिर आप कहीं से ऑर्गेनिक, जिसके अंदर केमिकल की रेशो कम हो, वो वाला ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज कीजिए, वही आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। सही है, ये फिर स्किन के लिए जो है वो बेहतर रहता है। अच्छा हुमैरा, अब जिस तरह से हमने स्किन केयर की ओवरऑल बात की है, वहीं बात कर लेते हैं स्किन टैनिंग के हवाले से। अब तो मौसम अच्छा है, लेकिन इससे पहले जो मौसम था और जो
जितना लोग सनबर्न से गुजरे हैं, हाथ पैर ये सब काले हो जाते हैं, इसके लिए क्या है रेमेडी की, किस तरीके से जो है वो आप स्किन टैनिंग खत्म कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए जब आपका सनबर्न हो जाता है या अक्सर लोग फ्री साइड से वापस आते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने 1 चम्मच दही लेना है, 1 चम्मच उसमें आपने बेसन डालना है और 1 चम्मच ही आपने उसके अंदर कोई भी आपके पास मुल्तानी मिट्टी है, क्योंकि अब स्टे करना होता है ना फेस पैक को, वो डालिए और 1/4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डालनी है। हल्दी ही वो एक्चुअल इंग्रेडिएंट है जो आपका ये काम करेगा मास्क के अंदर जाकर। अच्छा, थोड़ा सा अगर तो ज़ाफ़रान है तो थोड़ा डाल लीजिए, नहीं है तो हल्दी से ही काम चला लीजिएगा। ये पैक आपने फेस पे लगाना है और जहां आपकी टैनिंग हुई है, यानी पैचेस जो बन गए, खास तौर पे हमारी टैनिंग ये वाले साइड्स पर होती है या फिर ये कि नोज, ये वाले एरिया पे हमारी टैनिंग हो रही होती है। पहले तो कोशिश कीजिए कि कवर रखा करें, लेकिन अगर हो गई है तो ये आपने लगातार 1 हफ्ते तक ये पैक बना के फेस पे लगाना है 20 मिनट्स के लिए। और उतारें, जब उतारने लगे तो अच्छी तरह वॉश करके उतारिए, क्योंकि हल्दी होती है इसके अंदर, वो येलोइश आपने नहीं करना अपने फेस को। ये उतारिए, आप देखिएगा आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है और आपकी टैनिंग को खत्म करेगा। लैक्टिक एसिड भी आ गया इसके अंदर और हल्दी भी आ गई, दोनों चीजें आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी। और यही चीज जिन लोगों को पिगमेंटेशन है वो लोग भी यूज कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं यही पैक। सही। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हुमैरा से करेंगे ढेर सारी बातें। और मेकअप के हवाले से आज मैंने बात करनी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहे विंटर हो या फिर समर हो, सीजन कोई भी हो, उनको बेस लगाने में प्रॉब्लम होती है, उनका बेस जो है वो प्रॉब्लम करता है। और ये क्यों प्रॉब्लम करता है, स्किन की ये कौन सी कंडीशन होती है, इसको कौन सी रेमेडी से सॉल्व करना चाहिए, ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक। तो इस वक्त हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं और हुमैरा से हम बातें कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से, मेकअप के हवाले से। हुमैरा, पहले गर्मियों की सीज़न की बात कर रहे थे कि बेस जो है वो नहीं बन पाता है, लोगों का बेस खुरदुरा होता है, केकी सा हो जाता है। अब उसकी क्या वजह आपको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरम लगाया हुआ होता है या उससे पहले बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने स्किन की प्रिपरेशन कर ली होती है कि बेस नहीं ठहरा होता? ऑर्गेनिक वे में एक अच्छा मेकअप किस तरीके से किया जा सकता है? अगर किसी को एक फाउंडेशन यूज़ करना है, एक स्टिक यूज़ करनी है, तो वो उससे पहले क्या चीज़ लगाए कि उसका बेस जो है वो केकी नहीं हो, लाइंस नहीं आए और वो बार बार उसको टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़े? जी, देखो, सबसे पहले तो अपनी स्किन से मैच होता हुआ 1 से 2 टोन नीचे ये बेस आपने खरीदनी है, ठीक है ना। आप देखो कि मैंने कभी भी बेस में अव्वल तो मैं अपने फेस पे बेस लगाती नहीं, सिर्फ कंसील करती हूँ, ठीक है ना। राइट। तो कोशिश ये करनी चाहिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अप्लाई ना करो। बेस लगाने की हटने की वजह ये होती है कि आप अपनी स्किन को ग्लो नहीं रखते, ड्राई रखते हैं, तो वो जहाँ जहाँ ड्राई पैच होती है स्किन, तो वहां से आपकी बेस हटना शुरू हो जाती है। और ज्यादातर उन लोगों की भी होती है जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है, पोर्स जहां से लार्ज हुए हुए होते हैं, वहां से भी बेस फटना शुरू हो जाती है। तो इसका काम करता है प्राइमर। अगर तो आप कोई बहुत अच्छा प्राइमर ले सकते हैं तो सबसे पहले आप प्राइमर लगाइए अपने फेस पे। बेहतरीन प्राइमर का काम आपका एलोवेरा जेल भी दे सकता है, ठीक है ना। एलोवेरा जेल मार्केट से ले लीजिए या एलोवेरा वही फ्रेश, जैसे मैं कहती हूँ। जब आपने एक लेयर प्राइमर की लगा ली, प्राइमर की लगाने के बाद 2 सेकंड के लिए अपनी स्किन को स्टे करिए, मेकअप अभी अप्लाई मत कीजिए। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आपने कंसील करना है अपने मेकअप को, अपने फेस को। कंसीलर आप देख लीजिए, कंसीलर करेक्टर के लिए यूज होता है। ऑरेंज करेक्टर जो कलर होता है, वो चाहे आप बेस में ले लें, आपके पास कोई कलर रखा हुआ है, आपने ऑरेंज कलर से उसको कंसील करना है। देन उसके ऊपर आपने 36 अप्लाई करनी है, 36 या 38 जो आपकी स्किन से मैच करती हो। मिक्स करके आपने उसको मिक्सिंग किस तरह करनी है, या तो आपकी फिंगर है, आप ये देखें कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपने फिंगर कैसे ऐसे 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 करके आपने टैपिंग करके इसको टैपिंग करना है पूरी आईज पे, जहां जहां आपने कंसील करना है, इस तरह टैपिंग करनी। टैप करने से क्या होगा, वो स्किन के अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद आपने पूरे फेस पे जो भी आपकी कलर है, आप FS45 लगाते हैं, आप 38 लगाते हैं या
जो भी लगाते हैं पूरे फेस पे आपने, अगर तो आप स्टिक लगा रहे हैं या अगर क्रीम बेस आपके पास है कोई, तो फाउंडेशन आपने ऐसे 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 करके पूरे फेस पे लगाने के बाद या तो आप फिंगर से हाथ से कीजिए, हाँ। नहीं तो आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर आता है, ब्यूटी ब्लेंडर को आपने अच्छी तरह गीला करना है, उसके बाद अच्छी तरह उसको स्क्वीज कर लीजिए, उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी आपने ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, हाँ। उसको टैपिंग ही करनी है। जब आप टैपिंग कर लेंगे पूरे फेस पे तो वो इक्वली बेस जो है वो आपके फेस पे टैप करने की वजह से अंदर जाके बैठ जाएगी, फिर वो नहीं आती। हाँ। उसके बाद आपने कोई कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद आपकी बेस तैयार है, आपका फेस तैयार है मेकअप के लिए। बाकी चीजें आप लगाइए जिस तरह आप लगाते हैं, आपने कंटूर करना है, फेस को कंटूर कीजिए, कंटूर करने के लिए डार्क शेड यूज कीजिए। कंटूरिंग हमेशा देखो यहाँ से स्टार्ट होती है और कान के ये वाले हिस्से में बीच में जाती है, यहाँ खत्म होती है। अपने फेस से ऐसे कंटूर कीजिए। अब हमेशा अगर कंटूर करना है तो कंटूर हम फेस को वी शेप में लाने के लिए करते हैं ना, तो कंटूरिंग भी हमने वी शेप में करनी है इस तरह, सही, ताकि वो हमारा फेस पतला लगे। राइट, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने टिप्स हमारे साथ में शेयर किए। अच्छा हुमैरा, जब यूजुअली ये तो आपकी मेकअप की टिप हो गई, अब यूजुअली क्या होता है कि मेकअप रिमूव करने के बाद स्किन केयर कैसे करना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो मसला होता है ख़वातीन के लिए। और ये इम्पोर्टेंट सवाल मुझे बहुत सारे लोग पूछते भी रहे, और आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने जो है एक दफ़ा आपसे ये पूछा था, तो आपने कहा कि मेकअप के बाद जो है वो कोई स्प्रे होता है वो भी कर लेते हैं, उससे मेकअप फिक्स रहता है, और जब रिमूव करें तो उसके बाद स्किन केयर के लिए क्या चीज़ें फेस पर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा मेकअप करने की वजह से इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है, रेड स्किन भी हो जाती है, फिर वो पिंपल्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब मेकअप लगाया हुआ होता है तो उस टाइम अगर थोड़ा सा भी हीट अप हो तो वो जाहिर सी बात है वो फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो किस तरह केयर की जाए, आफ्टर मेकअप स्किन केयर क्या है? देखो, मेकअप रिमूव के लिए सबसे पहले तो आप कोई जेल लेकर आइए। ये मैं जो करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं एलोवेरा जेल से अच्छी तरह मसाज करने के बाद मेकअप को अच्छी तरह जैसे टिश्यू से आपने रिमूव किया। जब आपका सारा मेकअप, क्योंकि कोई एक जैसे पानी वाली चीज होती है ना, ये जेल जो होता है, उससे पूरा लगाने के बाद जब वो निकल जाता है, क्योंकि मेकअप आपके पोर्स के अंदर जाता है, तो पोर से जब निकालना होता है तो उसके लिए बेहतरीन क्लिंजर आपके पास सबसे पहले तो है एलोवेरा जेल में थोड़ा सा दूध मिला के ये क्लिंजर बना के ये लगाइए, इससे मेकअप रिमूव कीजिए। देन जब रिमूव हो जाए तो फिर आपने कोकोनट ऑयल लेना है। अच्छा। कोकोनट ऑयल हर स्किन को सूट करता है, उससे आपने 2 से 3 कतरे लेने हैं बस। वो अपने फेस पे लगा के अच्छी तरह मसाज करें और ये सब चीजें जो रिमूव करनी ना आपने वो टिश्यू पेपर से, सॉफ्ट टिश्यू पेपर से कीजिए। जब आप रिमूव करने के बाद भी ऑयल लगाने के बाद आप टिश्यू पेपर से रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से और डर्ट निकल रही है, यानी वो आपका डीप क्लिंजर बन के वो आपका मेकअप को अच्छी तरह रिमूव कर देगा। इंशाल्लाह ताला आप अगर ये रेमेडी रात को रोजाना सोने से पहले भी करें ऑयल लगाने की, जैसे 1 से 2 कतरा, तो आप देखिएगा कि आपकी स्किन बेबी स्किन होना शुरू हो जाएगी। सही, स्किन आपकी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डायरेक्ट जो चीज़ें लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, जैसे लीमू का इस्तेमाल है या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो स्किन केयर में डायरेक्टली कौन सी चीज़ें स्किन पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए मेरा, ये ज़रूर बताइएगा। देखो, लेमन तो एक ऐसी चीज है कि वो डायरेक्टली तो वैसे भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो तो कतई लेमन को अपने फेस पे लगाएं ही ना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो इस तरह की कोई सिट्रिक एसिड वाली चीज अगर आप अप्लाई करेंगे तो उससे आपके फेस पे रैशेस बन जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले हैं, हमेशा मैं तो कहती हूँ जितनी भी रेमेडीज हम बताते हैं ना, सबसे पहले पैच टेस्ट कीजिए। पैच टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि कान के पीछे आपने थोड़ा सा ये अप्लाई करके छोड़ दिया, अगर तो आपको स्किन इरिटेट नहीं कर रही तो आप अप्लाई कर लें फेस पे। लेकिन लेमन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि लेमन स्किन को ड्राई करेगा। लेमन के साथ, लेमन क्या होता है, मैल काटता है। बेसिकली मैल काटने के लिए हम ये स्किन को ऑयली स्किन से ऑयल को खत्म करने के लिए लेमन को यूज करते हैं। अगर यूज भी कर रहे हैं बॉडी पे या हाथ पे कहीं भी, तो कुछ कतरे होते हैं, कुछ ड्रॉप्स यूज करने होते हैं उसके। ऐसा नहीं है कि भर भर के आपने आधा लेमन स्क्वीज कर लिया और बॉडी पे लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और मैं हमेशा कहूंगी जो ऑरेंज पील होता है ना,
ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर अभी ऑरेंज मौजूद है तो जिन लोगों के पास, जो लोग रख सकते हैं उसको सुखा के अच्छी तरह उसका पाउडर बना लीजिए और पूरा साल जब तक के दोबारा ऑरेंज का सीजन नहीं आता वो ऑरेंज का पील पाउडर बना के रखिए। बेहतरीन है स्किन के लिए। मैं कहती हूँ कुछ भी, अगर मैंने जितनी रेमेडीज बताई है वो तो खैर है ही, लेकिन अगर आप कुछ भी ना लगे, सिर्फ वो ऑरेंज पील पाउडर के अंदर रोज वाटर या चावल का पानी आपने ऐड करना है, लगाना है, आपकी स्किन देखिएगा क्या सॉफ्ट आपकी स्किन होती है। 15 मिनट लगाने से आपको पता चल जाएगा कि स्किन आपकी कितनी सॉफ्ट हो रही है और रंग भी खुलेगा उससे। अरे वाह, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त रेमेडी जो है वो हुमैरा ने हमारे साथ में शेयर की है। थैंक यू वेरी मच हुमैरा फॉर योर प्रेशियस टाइम। और ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं आपने अप्लाई करनी है, ज़रूर बताना है कि ये कितनी वर्केबल हैं, इससे आपको कितना फ़ायदा होता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए। और ये जो मौसम है, ये थोड़ा बेहतर मौसम हुआ है तो इसमें स्किन केयर पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब मौसम गर्म होता है थोड़ा स्किन केयर भी जो है वो इफेक्ट होती है। आप जो प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं उसका असर भी जो है वो 70% होता है, बट 20-30% जो है वो वेदर की वजह से भी स्किन इफेक्ट होती है। चलिए जी, आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए और इसके अलावा इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियस।